Hello everyone, once again a very warm welcome to all of you on Concepts of Civil 2.0। दोस्तों, अपने पिछले लेक्चर्स में हमने यूपी ट्रिपल एस सीजेई राज इंस्ट्रक्टर का जो पेपर 26 मार्च 2023 को हुआ था उसका सोल्यूशन देखा, उसके पूरे सोल्यूशन कंप्लीट किए और आज जो है अपनी इस लेक्चर सीरीज में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सीजेई 2018 में जो नोटिफिकेशन आया था जिसका पेपर 16 अप्रैल 2022 को हुआ था इसके सोल्यूशन पर। और इसमें हम जो बात करेंगे, इसमें हम सब्जेक्ट वाइज सोल्यूशन पर बात करेंगे, यानी एक एक सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या रहा है, क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस कैसे करेंगे, हम इनको लेकर बात करेंगे ताकि भविष्य में जो मेंस का पेपर होने वाला है यूपी ट्रिपल एस सीजेई 2024 का, उसको लेकर हम लोग एक आधारभूत अपने दिमाग में खाका तैयार कर सकें कि भाई उस एग्जाम को लेकर रणनीति क्या होनी चाहिए, उसको लेकर क्वेश्चंस को अप्रोच कैसा हमारा होना चाहिए, इन सब चीजों पर हम लोग डिस्कस आउट कर सकें। इसके लिए हम लोग ये पूरा लेक्चर सीरीज ऐसे ही लेकर चलेंगे सब्जेक्ट वाइज। और इसमें जल्द ही आपके साथ एक दो और फैकल्टी मेंबर्स जुड़ेंगे जो अपने कंसर्न सब्जेक्ट्स का एकदम डिटेल्ड और गहन अध्ययन कराएंगे आपको। और आगे चलकर हम लोग भविष्य में आपके लिए एक प्रैक्टिस बैच ले आने वाले हैं ये 3P मॉडल पर। इस 3P मॉडल पर साहब, ये 3P मॉडल जो आप देख रहे हैं कि बिल्ड योर कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज। लेकिन ये बैच लॉन्च करने के पहले हम लोग अपना ये वाला बैच फिनिश अप करेंगे, आफ्टर देन ये बैच लॉन्च करेंगे। और ये बैच लॉन्च ऐसे नहीं करेंगे साहब, इस बैच के लॉन्चिंग में बहुत सारी कहानियां हैं। आज तक आपने जैसी बैच की उम्मीद की थी कि ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म आपको सब कुछ मिल जाए, उसके बाहर कहीं कुछ हो ना, पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े किसी अन्य यूट्यूब चैनल पर या अन्य माध्यमों से, हम ऐसी एक बैच की कल्पना कर रहे हैं। और ये बैच आपके लिए लेके हम जल्द ही आने वाले हैं अगले कुछ दिनों में, ठीक है। जल्द ही जैसे ही दूसरे वाले सर आ जाएंगे आपके साथ हम मिलकर फिर इस बैच को शुभारंभ करेंगे। और यूपी ट्रिपल एस सीजेई में इस बार कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल का ही परचम लहराएगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है, क्योंकि आप लोग पर भरोसा है और खुद पर भरोसा है। आइए देर न करते हुए चलते हैं। तो इस पेपर में बिल्डिंग मटेरियल से कुल 9 प्रश्न आए थे। टोटल कितने प्रश्न आए हैं? टोटल 9 क्वेश्चंस। टोटल 9 क्वेश्चंस आए हैं और इन 9 प्रश्नों पर ही हमें आपको क्या करनी है साहब, बात करनी है कि 9 प्रश्न जो हैं कौन कौन से हैं, इनकी डिटेल्ड एनालिसिस करनी है। और एनालिसिस करने के बाद हम अपने अगले सब्जेक्ट पर चलेंगे, ठीक है। चलिए तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न ये है, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। प्रश्न पढ़िए, आई होप कि ये क्लियरली विजिबल होगा आप लोग को। क्वेश्चन कह रहा है मैच द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सीमेंट कंफर्मिंग टू देयर रिस्पेक्टिव आईएस कोड। कह रहे हैं कि भैया इधर सीमेंट का प्रकार हम दे रखे हैं और इधर उनसे संबंधित भारतीय मानक कोड दे रखे हैं, आप इनमें सही मिलान कीजिए सूची 1 और सूची 2 का। लिस्ट 1 लिस्ट 2 का सही मिलान कीजिए और उससे दिए गए लिस्ट के हिसाब से नीचे हमने ऑप्शन दे रखे हैं, इन ऑप्शन से मैच कराइए कि कौन सा जवाब सही है। मैं इस प्रश्न का जवाब नहीं देने वाला, वैसे चाहूं तो दे सकता हूं कि भाई इंडियन स्टैंडर्ड कोडल प्रोविजन अगर ओपीसी 33 ग्रेड के लिए कह रहे हैं तो 269 होता है, ओपीसी 43 ग्रेड के लिए कह रहे हैं तो 8112 होता है, ओपीसी 53 ग्रेड के लिए कह रहे हैं तो कौन सा होता है भाई 12669 होता है। और 2015 में भारतीय मानक कोड ने एक नया बदलाव किया और ये सारे सीमेंट ओपीसी के तीनों कैटेगरीज के लिए एक सिंपल कोड लॉन्च कर दिया 269 2015। अब तीनों के लिए वही कॉमन कोड है, ठीक। लेकिन ये प्रश्न तो पहले का है। इसके अलावा भी एक सीमेंट आता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कैटेगरी का ही, जिसका नाम है IRS T4085। T4085 इस सीमेंट का प्रयोग इंडियन रेलवेज स्लीपर बनाने में करती है, आप जानते हैं ऐसा भी एक सीमेंट आता है। लेकिन ये सारी बातें तो व्यर्थ हैं। मैं चाहता हूं कि सीमेंट से संबंधित सारे कोड्स पर पहले हम बात कर लें, फिर इसके बाद बात करेंगे आगे के टॉपिक पर। तो हम यहां पहला पॉइंट लिख रहे हैं, सीमेंट के प्रकार से संबंधित आईएस कोड या भारतीय मानक कोड, सीमेंट के प्रकार से संबंधित भारतीय मानक कोड। भारतीय मानक कोड है जी। तो क्या क्या कोड है, चलिए हम एक काम करते हैं, एक एक करके हम कोड पर बात करते हैं कि कौन से सीमेंट से संबंधित कौन सा भारतीय मानक कोड है, ठीक। कौन से सीमेंट से संबंधित कौन सा भारतीय मानक कोड है, हम एक एक करके इस पर बात करेंगे साहब, कि कोई भी सीमेंट छूटने ना पाए और उसका कोड जो कंपलसरी है, जो अलग अलग जेईई एग्जाम्स में पूछता है, वो भी आपको पता हो। तो एक ही लेक्चर में सारा समराइज हो जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे सर ओपीसी के लिए। पहला सीमेंट है अपना ओपीसी।
ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ओपीसी। ये ओपीसी जो है मार्केट में तीन सामान्य कैटेगरीज और एक विशेष ग्रेड में आता है, तीन सामान्य कैटेगरीज और एक विशेष ग्रेड में आता है, जिनको हम लोग आगे चलकर अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे इसमें पहला कोड आता है या पहला सीमेंट आता है जिसका नाम है ओपीसी 33, या कुछ लोग इसी को C33 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? C33। अब साहब इसके लिए जो आईएस कोड चलता है वो है IS 269। कौन सा है? IS 269। दूसरा जो कोड आता है दैट द OPC 43। कौन सा? OPC 43। इसको कुछ लोग C43 भी कहते हैं, C43 भी कहते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, इसके लिए जो कोड चलता था ये चलता था IS 8112। हाँ जी। अच्छा, तीसरा जो हमारा ओपीसी का सामान्य ग्रेड आता है वो है OPC 53। कौन सा? 53। OPC 53। इसे कुछ लोग C53 के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? C53 के नाम से भी जानते हैं, C53 के नाम से। इसके लिए जो आईएस कोड चलता था वो IS 269 1226 सॉरी 1226 चलता था। ये आईएस कोड जो है इसके लिए चलता था। तो हम लोग ये तीन देख लिए। अच्छा, अब इन तीनों के लिए भारतीय मानक कोड ने या ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने 2015 में एक सिंगल और कॉमन कोड कर दिया। तो 2000 अब इन तीनों का अब यानी कब? 2015 से। मैं यहां मेंशन कर रहा हूं 2015 से ओपीसी के तीनों ग्रेड, ओपीसी के तीनों ग्रेड के लिए IS 269 2015 ही लागू होता है। अब तो यही है इन तीनों ग्रेड्स के लिए। पहले चलता था कि भाई तीनों के लिए अलग अलग है, लेकिन अब इन तीनों ग्रेड्स के लिए यही चलता है। अच्छा, ये तीन ग्रेड तो ओपीसी के हो गए। एक चौथा ग्रेड भी आता है जो स्पेशल ग्रेड है, जिसका नाम है फोर्थ ग्रेड। ये स्पेशल ग्रेड है, इसका नाम है IRS T40 85। आप कहेंगे साहब ये कौन सा स्लीपर सीमेंट है? तो आप इस सीमेंट के लिए इसका कोड यहां सामने लिखा है T40 85। हाँ, इसे कहते हैं इंडियन रेलवेज स्लीपर सीमेंट। और हम इसके बारे में एक बात लिखने वाले हैं, यह सीमेंट भारतीय रेल के लिए ही बनाया जाता है, भारतीय रेल के लिए ही बनाया जाता है। और उसे ही बेचा जाता है। उसे ही बेचा जाता है। एक मिनट, मार्कर चेंज कर लेते हैं। उसे ही बेचा जाता है। इस सीमेंट का प्रयोग भारतीय रेल, यहां कलर चेंज करके लिख रहा हूं मैं, स्लीपर बनाने में करती है। क्या बनाने में करती है भैया? स्लीपर बनाने में करती है। तो ये एक विशेष प्रकार का ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है जिसका प्रयोग इंडियन रेलवेज जो है कि स्लीपर बनाने के लिए करता है। और ये सीमेंट इन्हीं इंडियन रेलवेज के लिए ही बनाया जाता है और उन्हें ही बेचा जाता है। और एक हाई अर्ली स्ट्रेंथ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है जिसकी ग्रेड अगर बात करो तो इस सीमेंट की ग्रेड
इस सीमेंट की ग्रेड C43 से 2 लिख लीजिए C53 के मध्य होती है। हाँ जी, इसी के बीच ये सीमेंट की ग्रेड देखने को हमें मिलती है। ये एक प्रकार का हाई अर्ली ईस्टर्न सीमेंट है, इंडियन रेलवेज के लिए ही बनता है, ये ओपीसी का ही एक विशेष प्रकार है। ठीक, तो मैंने इसलिए जानबूझकर ये बता दिया कि कहीं आपके सामने ये सीमेंट आ जाए तो आप कंफ्यूजन में ना आ जाइए, भाई ये कौन सा नया सीमेंट पूछ लिया। इंडियन रेलवे स्लीपर सीमेंट आप बोल सकते हैं आपका, और इसका कोड क्या है T4085। ठीक, तो ये याद रखिएगा आप। बाकी इतनी बात याद रखने के बाद अब अपने सामने नई चुनौती आती है कि भैया ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के तीनों ग्रेड के लिए आपने क्या कर दिया, तीनों ग्रेड के लिए आपने क्या कर दिया। यहां देखिए पहला ग्रेड कौन सा, तीनों कॉमन ग्रेड के लिए आपने बता दिया कोड। अच्छा, इधर ये स्पेशल सीमेंट जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कैटेगरी का है, आपने इसके बारे में पूरी जानकारी दे दी। अब अगली चुनौती आती है कि नेक्स्ट सीमेंट बताइए कौन सा है। तो नेक्स्ट अपना दूसरा सीमेंट जो है, अभी तो कोड पर ही बात करनी है इसलिए बहुत डिटेल में नहीं चल रहे हैं, सिर्फ कोड पर बात कर रहे हैं भाई। दूसरा सीमेंट जो है इसे बोलते हैं आप रैपिड हार्डनिंग, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, और इसके लिए कोड है IS 8041। कौन सा चलता है, IS 8041। ये कोड हमें देखने को मिलता है इस सीमेंट के लिए, IS 8041। अच्छा, तीसरा जो सीमेंट अपना आता है रैपिड हार्डनिंग के बाद, तीसरा सीमेंट जो हमें देखने को मिलेगा भाई, ये है कलर्ड एंड व्हाइट सीमेंट। कलर्ड एंड व्हाइट सीमेंट, सॉरी, तो कलर्ड एंड व्हाइट सीमेंट। और इस सीमेंट के लिए हम जो कोड इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है IS 8042। 8042 ये सीमेंट का ये कोड है 8042, जिसमें व्हाइट सीमेंट और कलर्ड सीमेंट दोनों आ जाते हैं, व्हाइट एंड कलर्ड सीमेंट दोनों आ जाते हैं। ठीक, व्हाइट और कलर्ड, व्हाइट भी तो एक कलर है साहब, तो इसके लिए ये कोड चलता है। अब आगे चलकर चर्चा में आए अगर हम कि नेक्स्ट सीमेंट बताइए कलर्ड के बाद। हाँ, 3 हो गए भाई। अच्छा, चौथा जो हमें सीमेंट देखने को मिलता है, फोर्थ सीमेंट, ये है हाइड्रोफोबिक सीमेंट। आप जानते हैं कि डैम्पनेस वाले स्थानों पर जहां सीमेंट का लंबे समय तक स्टोरेज करना हो, आप इस सीमेंट का यूज करते हैं। तो नाम क्या है, हाइड्रोफोबिक सीमेंट। और इसके लिए जो कोड चलता है दैट द इंडियन स्टैंडर्ड IS 8043। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, SSC में भी और बाकी अन्य एग्जाम्स में भी। ठीक, पांचवा सीमेंट जो हम फिफ्थ सीमेंट पढ़ेंगे भाई, ये तो पढ़ लिया। अब अगला है अपना सुपर सल्फेटेड सीमेंट। सल्फेटेड सीमेंट, और इसके लिए जो IS कोड चलता है, ये चलता है IS 6909। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट अपना छठा सीमेंट जो आता है दैट द सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट। सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट, SRPC। SRPC सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट, इसके लिए जो कोड चलता है वो है IS 12330। 12330 ये सीमेंट हमें देखने को मिलता है। इसके बाद जब हम बात करें सातवें सीमेंट की, तो सिक्स्थ सीमेंट हमें आपको जो देखने को मिलता है, ये तो 6 हो गए भाई। अब सातवां सीमेंट हमें आपको जो देखने को मिलता है वो है लो हीट सीमेंट, LHC, लो हीट सीमेंट। लो हीट सीमेंट, और इस लो हीट सीमेंट के लिए जो कोड चलता है दैट द IS 12600। IS 12600 ये कोड चलता है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं साहब अपना आठवां सीमेंट। नेक्स्ट आठवां सीमेंट, आठवें सीमेंट पर बात करो तो दैट द मैसोनरी सीमेंट। मैसोनरी सीमेंट, चिनाई वाला एक विशेष सीमेंट बनाया जाता है चिनाई के लिए, और इस सीमेंट के लिए अगर चर्चा करनी हो आपको तो आप बता दीजिए साहब, इसके लिए जो कोड चलता है IS 3466। 3466 यानी 3466, 3466 ये चलता है साहब। तो ये 8 सीमेंट अपने आपने लिख लिए। अब हम 9वें सीमेंट की बात करते हैं। 9 सीमेंट जो हमें आपको देखने को मिलता है दैट द 9 सीमेंट ऑयल वेल सीमेंट। कौन सा, ऑयल वेल सीमेंट, तेल वाले कुओं में विशेष रूप से प्रयोग किया जाने वाला सीमेंट है। इसे हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में ही एक्सीलरेटर और रिटार्डर मिलाकर बनाते हैं आवश्यकता अनुसार। ठीक, इसके लिए जो कोड चलता है 8299 नाम है उस कोड का, यानी IS 8299। 8299। अब नेक्स्ट बात करें साहब, इतनी बात तो हो गई। अब नेक्स्ट सीमेंट अपना 10वां सीमेंट है हाई एल्यूमिना सीमेंट। हाई एल्यूमिना सीमेंट ये एक रिफैक्ट्री सीमेंट है, आप जानते हैं हाई एल्यूमिना सीमेंट HAC। और इस सीमेंट के लिए जो कोड चलता है दैट द IS 6452।
52, ये कोड चलता है साहब। इतनी बात अगर आपने कर ली है तो अब हम 11वें सीमेंट पर अपने चलेंगे, 11 सीमेंट, और 11 सीमेंट है पोर्टलैंड पोज़लाना सीमेंट। पोर्टलैंड पोज़लाना सीमेंट साहब, इसके लिए बात करो तो ये 2 वेरिएंट में मार्केट में आता है। ये कितने वेरिएंट्स में आता है? 2 वेरिएंट में आता है। एक फ्लाई ऐश बेस्ड, ठीक, और एक जो आता है, इस लाइन को मैं थोड़ा सा आप लोग के लिए मिटा के दोबारा से बना रहा हूं, थोड़ा नीचे बनाऊंगा, इससे परेशान मत होइएगा, ये मत कहिएगा सर स्केल पे नहीं है, क्यों? ठीक है, अच्छा यहां बना रहा हूं मैं। तो दूसरा आता है कैल्साइंड मटेरियल, कैल्साइंड मटेरियल बेस्ड, मटेरियल बेस्ड, ये 2 आते हैं। अब इनके लिए जो कोड चलता है, दोनों के लिए अलग अलग कोड है। वैसे कोड का तो एक ही नाम है, अगर बात आप कोड की कर रहे हैं तो कोड का एक ही नाम है, और कोड का नाम क्या है? ये फ्लाई ऐश बेस्ड वाले के लिए चलता है IS 1489 1489 पार्ट 1, ठीक है भाई। और इसके लिए चलता है IS 1489 पार्ट 2। ये 2 तरह के कोड चलते हैं, 1489 पार्ट 1 और पार्ट 2। कैल्साइंड मटेरियल बेस्ड PPC के लिए ये कौन सा सीमेंट है साहब? PPC है। और PPC के कौन से ग्रेड के लिए? फ्लाई ऐश बेस्ड के लिए 1489 पार्ट 1 और कैल्साइंड मटेरियल बेस्ड के लिए पार्ट 2। ये चलते हैं साहब। इतने सीमेंट के कैटेगरीज के कोड आपको जबान पर याद होना ही चाहिए, क्योंकि ये कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एनी टाइम, कभी भी पूछे जा सकते हैं। बात समझ गए भाई? इतने तो आपसे कभी भी पूछे जाते हैं। एक और कोड यहीं मेंशन कर लीजिए, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, PSC। कौन सा? पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, 11वां लिख लीजिए, 11वां ही होगा भाई, 12वां होगा, सॉरी 12वां होगा। चलिए हम लोग यहां चर्चा में आते हैं और यहां मेंशन कर लेते हैं 12वां सीमेंट अपना, 12वां सीमेंट पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। इसे आप बोलते हैं IS 455, 455, इसी के अकॉर्डिंग ये चलता है। IS 455 के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। इसे आप PSC कहते हैं सीमेंट को, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट PSC बोलते हैं। तो ये इसके लिए चलता है। इतने कोड सीमेंट के आपको जबान पर याद होना ही होना चाहिए, किसी भी हाल में आपको ये याद होना चाहिए, समझ गए? अच्छा, एक और बात है कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का वर्गीकरण IS 1026-2 ने किया था 6 ग्रेड्स में, हाँ 6 अलग अलग ग्रेड्स में या क्लासेस में आप कह सकते हैं। ग्रेड A, B, C, D, E और F, 6 ग्रेड्स हैं। आप उनके बारे में आगे चलकर कभी हम लोग डिस्कस आउट करेंगे तो बताएंगे आपको कि हाँ भैया IS 1026-2 ने भी सीमेंट का क्लासिफिकेशन किया, लेकिन वो सीमेंट के क्लासिफिकेशन से संबंधित बात है, इसलिए हम बता नहीं रहे हैं, ठीक। तो सीमेंट के 12 कोड जो है सीमेंट के प्रकार से संबंधित आपको एकदम जबान पर रटे होने चाहिए, एक भी मिस नहीं होना चाहिए। अगर कोई कभी पूछ ले तो आप सीधा बताइए कि भैया OPC 43 के लिए 81-12, 33 के लिए 269, 53 के लिए IS 1226-9, और इन तीनों के लिए 2015 में एक कॉमन कोड बना दिया गया IS 269। आगे चलकर नेक्स्ट बात कीजिए कि OPC का एक विशेष प्रकार आता है जो इंडियन रेलवेज के लिए बनाया और उसे ही बेचा जाता है, जिसका प्रयोग इंडियन रेलवेज स्लीपर बनाने में करती है, उसका नाम है RST 4085। फिर आगे चलकर बात करिए सुपर सल्फेटेड सीमेंट 12330, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट IS 455, सुपर सल्फेटेड के बाद सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट 12330, ठीक, सुपर सल्फेटेड के लिए 6909। आगे चलकर इस तरीके से आप लोहित सीमेंट का बता सकते हैं IS 12600, हाई लुमिना सीमेंट का IS 6452, ऑयल वेल सीमेंट का 8299, मैसोनरी सीमेंट का 3466। आप इस तरीके से सारे कोड का याद रखेंगे, सारे सीमेंट के ग्रेड का याद रखेंगे, क्योंकि कभी भी कोई पूछा जा सकता है। ये तो सीमेंट के प्रकार से संबंधित महत्वपूर्ण कोड रहे। अब आगे चलकर हम चर्चा में आते हैं सीमेंट के परीक्षण से संबंधित कोड। तो नेक्स्ट, सीमेंट के परीक्षण से संबंधित कोड, हाँ जी, सीमेंट के परीक्षण से संबंधित भारतीय मानक कोड। तो पहला परीक्षण हम लोग फिजिकल टेस्ट करते हैं। कौन सा? फिजिकल टेस्ट। सीमेंट के सभी फिजिकल टेस्ट जो किए जाते हैं वो IS 4031 के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। किसके अकॉर्डिंग करते हैं? 4031। दूसरा टेस्ट केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट जो हम करते हैं सीमेंट का, ये करते हैं IS 4032 के अकॉर्डिंग, IS 4032 के अकॉर्डिंग। तो 4031 और 32 ये दोनों आपको याद हो गए, लेकिन अब 4031 कई सारे पार्ट्स में आता है, जिसका प्रयोग हम सीमेंट के अलग अलग प्रकार के फिजिकल टेस्ट में करते हैं, ठीक।
तो चलिए उसे भी मेंशन कर लेते हैं। जैसे सीमेंट का पहला कोड जो आता है टेस्टिंग से संबंधित, दैट द फाइनेस्ट, किसके लिए, इधर समझिए कौन सा कोड, IS 4031 पार्ट 1, 4031 पार्ट 1, ये सीमेंट के सीव एनालिसिस से संबंधित है। फाइनेस्ट टेस्ट। और कैसे भैया फाइनेस्ट टेस्ट तो पता करने के 3 विधियां हैं। इसमें कौन सा मेथड के अकॉर्डिंग है ये, तो सीव एनालिसिस मेथड से हम लोग क्या करते हैं, फाइनेस्ट टेस्ट जब पता करते हैं, यानी वो 90 माइक्रोन की चालनी से 100 ग्राम सैंपल लेकर 10 मिनट तक चालने पर, आपको पता है ना वो सारा प्रोसीजर, 100 ग्राम सैंपल चालने पर 10% से ज्यादा अवशेष नहीं बचना चाहिए चालनी के ऊपर रेजिडुअल के तौर पर, आपको ये याद है। तो ये जानते हैं कौन आपको ये गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, 4031 का कौन सा पार्ट 1, ठीक। अच्छा दूसरा 4031 पार्ट 2, IS 4031 पार्ट 2, अब मैं ऐसे लिखूंगा पार्ट 2, रोमन नंबर में जो लिखा है ये पार्ट है, ठीक। हम जब परमेबिलिटी टेस्ट करते हैं, एयर परमेबिलिटी टेस्ट करते हैं, एयर परमेबिलिटी टेस्ट ब्लेंस एंड नर्स ऑपरेटर से करते हैं ना भाई, एयर परमेबिलिटी टेस्ट फॉर फाइननेस के लिए हम एयर परमेबिलिटी टेस्ट करते हैं ना, फाइनेस ऑफ सीमेंट। तो इसके लिए कौन सा कोड गाइडलाइन कर पता देता है आपको, तो 4031 का पार्ट 2 आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। कौन पार्ट 2 आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। तीसरी बात करते हैं, थर्ड, बहुत जरूरी कोड है भाई ये। अच्छा IS 4031 पार्ट 3, IS 4031 पार्ट 3, ये पार्ट भी पूछे गए हैं, इसीलिए आपको पढ़ाता हुआ चल रहा हूं, अदरवाइज ये पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हम सीमेंट का साउंडनेस टेस्ट करते हैं ली चैटलियर ऑपरेटर से फ्री लाइन के लिए, तब इसके लिए कौन गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, तो ये प्रोवाइड करता है, आप लिख लीजिए साउंडनेस टेस्ट ऑफ OPC। साउंडनेस टेस्ट के लिए कौन बताता है, तो साउंडनेस टेस्ट के लिए भैया हमें कौन सा, IS 4031 का पार्ट 3। नेक्स्ट बात करेंगे हम चौथा, IS 4031 पार्ट 4, ऐसे नहीं लिखते, रोमन में लिख देते ना, हाँ ऐसे, पार्ट 4। ये जो पार्ट 4 है साहब, ये पार्ट 4 जो है सीमेंट के कंसिस्टेंसी टेस्ट से संबंधित है। किससे संबंधित है, कंसिस्टेंसी टेस्ट से। जो आप कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं विकाट ऑपरेटर से, आप उस विकाट ऑपरेटर्स में इसी उसका प्रयोग करते हैं आप, ठीक है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी। तो किसके लिए, नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट है जी। अच्छा अब यही एक कोड और आप मेंशन कर लीजिए, एक कोड और मेंशन कर लीजिए। अब कहां लिखूं भाई, ये तो पूरे पेजेस भर गए। ठीक है, इनको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, छोटा करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। चलिए यहां कर दिया, ठीक। आई होप कि आपको ये क्लियरली विजिबल हो, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट यहीं लिख रहे हैं भाई, अगला टेस्ट यहां लिख रहे हैं हम। 4 हो गए, पांचवा टेस्ट जो है आप विकाट ऑपरेटस यूज करते हैं, विकाट ऑपरेटस। तो इसके लिए IS 5513 नाम का एक IS कोड है, IS 5513, जो विकाट ऑपरेटर्स के सभी स्टैंडर्ड्स, विकाट ऑपरेटर्स कैसा होना चाहिए, माउल्ट कितना होता है, वो प्लंजर कितने ग्राम का होगा, ये सारा जो डिटेल्ड हमको मिलता है साहब, कहां से मिलता है, तो हमको IS 5513 से मिलता है। समझ गए। तो विकाट ऑपरेटर्स के लिए बात करिए, विकाट ऑपरेटर्स के लिए IS 5513। अच्छा इसी से संबंधित एक और IS कोड है जो स्लंप टेस्ट में, हाँ स्लंप कोण टेस्ट में इस्तेमाल होता है। स्लंप कोण टेस्ट में, स्लंप कोण ऑपरेटस, इसके लिए IS 5514 नाम का कोड इस्तेमाल होता है, 5514। तो ये याद रखने के लिए आपको जरूरी था, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ यहां बता दिया। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं साहब, ये क्लियरली विजिबल तो है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 6 के बाद 7वें पर। 7वां कोड अपना जो है नेक्स्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं सीमेंट का सेटिंग टाइम टेस्ट के लिए, सीमेंट या सेटिंग टाइम टेस्ट ऑफ सीमेंट, ऐसे लिख दे रहा हूं मैं। इनिशियल सेटिंग टाइम
सेटिंग टाइम टेस्ट। सेटिंग टाइम टेस्ट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं साहब, कौन सा कोड इस्तेमाल करते हैं? तो सेटिंग टाइम टेस्ट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं IS 4031 पार्ट 5 याद रखिएगा। अच्छा, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 7 हो गया भाई। 8वां जो हम इस्तेमाल करते हैं सीमेंट के कंप्रेसिव स्टन टेस्ट के लिए, कंप्रेसिव स्टन टेस्ट, ये जो किया जाता है साहब, इसको हम करते हैं IS 4031 पार्ट 6 के अकॉर्डिंग। IS 4031 पार्ट 6, ये नंबर याद रखना पड़ेगा आपकी कौन से पार्ट से क्या होता है, ठीक। 8 के बाद 9वें पर बात करते हैं। 9वां जो अपना सीमेंट है, सीमेंट से संबंधित कोड है, वो है सीमेंट के स्पेसिफिक ग्रेविटी से। कौन सा? स्पेसिफिक ग्रेविटी से। तो स्पेसिफिक, आप लोग ओपीसी का निकालते हैं ना, 3.15 आता है। तो कौन गाइडलाइन प्रोवाइड करता है? तो IS 4031 पार्ट 11 IS 4031 पार्ट 11। मैं ज्यादा तेज लिखता हूं या गंदा लिखता हूं पता नहीं, लेकिन बोर्ड जो है देखो ब्लिंक करने लगता है, ठीक। 4031 पार्ट 11, ये 2 नहीं लिखा है साहब, 11 लिखा है, याद रखिएगा कितना लिखा है? 11, ठीक। अच्छा, 10वां कोड हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं साहब 10th, ये है हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट। हाँ, सीमेंट का हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट, और ये हम करते हैं IS 4031 पार्ट 9, 4031 पार्ट 9 के अकॉर्डिंग करते हैं। IS 4031 पार्ट 9 के अकॉर्डिंग ये टेस्ट हम करते हैं। तो अब इतना सारा कोड आपको याद करा दिया, आई होप कि आपको ये सारा मामला समझ में आ गया होगा। ऐसा कोई कोड नहीं बचा है सीमेंट के टेस्ट से संबंधित या प्रकार से संबंधित जिस पर हमने आपसे चर्चा नहीं की है। अगर एक आध कहीं रह भी जाता है तो आगे चलकर जब हम लोग क्या करेंगे साहब, आगे चलकर हम लोग बात करेंगे तो सीमेंट्स के संबंधित और टॉपिकों पर, तो वहां पर एक डिटेल में चर्चा हो जाएगी, ठीक। आई होप कि आपको इतने कोड समझ में आए हो, ये याद हो जाए, ये बड़ा काम वाला मुद्दा है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए साहब, तो इतनी बातचीत हमारी आपकी हो गई, तो अब पहले प्रश्न का जवाब हम लोग देते हैं। चलिए, ये है अपना पहला प्रश्न कि सीमेंट के ग्रेड से संबंधित। तो भैया ग्रेड से संबंधित इधर देखो, 53 ग्रेड, तो 12 26 9, 43 ग्रेड 81 12, ठीक, और 33 ग्रेड 269। तो यहां कोड क्या बना? ए के लिए बना 2, बी के लिए बना 1 और सी के लिए बना 3। तो यही आपका सही जवाब बना। अब आप इस जवाब को यहां ढूंढ के लगा दीजिए, क्या मिलेगा? 2 1 3, 2 1 3। तो ये केवल एक ऑप्शन में बन रहा है और ये जवाब अपना कहां है साहब? सी इज द राइट आंसर। आप यहां बता सकते हैं कि सी इसका सही जवाब है, ठीक। जल्दी हम आप लोग से लाइव भी जुड़ेंगे, तो लाइव जुड़ेंगे तो और चर्चा में बात चलेगी हमारी आपकी, थोड़ी डिटेल में बात हम लोग करेंगे। परेशानी वाली कोई चिंता वाली बात नहीं लीजिएगा, एकदम आराम से हम लोग चलते चलेंगे और बात करते चलेंगे। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है अगला प्रश्न है। यहाँ क्वेश्चन के नंबर पर ध्यान मत दीजिए, ये उसी नंबर पर है जहां आपके जिस नंबर पर आपके बोर्ड के पेपर में है। तो ये नंबरिंग का कोई टेंशन मत पालिएगा, सेग्रीगेट कर लिया है हमने कि भाई बीएम का कहां कहां क्वेश्चन है, ठीक। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, ये प्रश्न अपना कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल व्हिच इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्शन, यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन दैट हार्डन सेट एंड एडर टू द अदर मटेरियल टू बाइंड देम टुगेदर। कह रहे भैया निम्न में से वह कौन सा पदार्थ है, उसका नाम बताइए जो क्या होता है, सीमेंट के कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है, वो हार्ड हो जाता है, सेट हो जाता है और दूसरे पदार्थों को अपने साथ बांध लेता है। तो उसका नाम बताइए। यहां जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, स्ट्रक्चरल स्टील, ये तो साहब ये करता है क्या? ये किसी पदार्थ को अपने साथ बांध पाने में कैपेबल नहीं है। हाँ, इसमें नट बोल्ट और वेल्डिंग कर देंगे तो ये भैया स्टील को बांध लेगा, लेकिन दूसरे पदार्थों को नहीं बांधता, और हार्ड सेट होने वाला फिनोमेना तो इसमें है ही नहीं है। दूसरा, रीइंफोर्समेंट स्टील, ये आरसीसी में डाली जाने वाली सरिया की बात कर रहे हैं तो ये भी नहीं है। अगला, बाइंडिंग वायर, ये सरिया को बांधने के काम में आता है, ये भी नहीं है। जवाब आपका सही है सीमेंट। क्या जवाब सही है? सीमेंट इज द राइट आंसर। तो आप सीमेंट बता सकते हैं, सीमेंट आपका सही पदार्थ है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप एक थोड़ी सी डेफिनेशन जान लें कि भैया कौन सा पदार्थ है, कौन सा पदार्थ है। अगर इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि सीमेंट जो है एक प्रकार का, सीमेंट की अगर परिभाषा की बात करें, सीमेंट, हाँ जी,
सीमेंट, यही अपना जवाब है। अच्छा, तो यहां बता सकते हैं कि सीमेंट एक प्रकार का ससंजन, ससंजन समझते हैं, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच, ठीक, ससंजन कोहेजन और असंजन गुणों वाला एडिशन, असंजन गुणों वाला बंधक पदार्थ है। ससंजन गुणों वाला और असंजन गुणों वाला बंधक पदार्थ है जो दूसरे पदार्थों को अपने साथ बांधकर एक कठोर दृढ़ पिंड का निर्माण करता है। ठीक, तो दूसरे पदार्थों को अपने साथ बांधकर एक कठोर दृढ़ पिंड का निर्माण करेगा, ये हम समझ रहे हैं। और ये कृत्रिम पदार्थ है, और ये कृत्रिम पदार्थ आप जानते हैं, इसकी खोज 1824 में जोसेफ एस्पिडन ने की थी, आप लोग यही जानते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि इसकी कहानी 1734 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 1734 में। 1756 में इसे एक नया आयाम मिलता है जॉन सिम्पटन के द्वारा, और फिर 1824 में कहीं जोसेफ एस्पिडन आते हैं, तब जाकर ये कहानी एक नया और रोचक मोड़ लेती है। हालांकि हम उसी की बात कर रहे हैं। आगे चलकर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के प्रकार और उन पर बनने वाली डिटेल डिस्क्रिप्शन के बारे में हम लोग कहीं न कहीं चर्चा करेंगे। तो बस ये सीमेंट की एक जनरल डेफिनेशन आप याद रखिए कि हाँ भाई बता सके। ठीक, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में कुल 8 मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। यू ऑल नोज दैट कि 8 मेन इंग्रेडिएंट हैं, जो क्रमशः जो है लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फर और क्या है, एल्कलीज कंटेंट है। तो आप ये जानते हैं 8 कंपाउंड्स, इनकी प्रतिशत मात्रा, इनके काम, इन सब पर चर्चा करनी है हम लोग को। लेकिन अभी तो सिर्फ ये जवाब जानना था। ठीक, तो इतनी बात हम लोग ने कर ली है, नहीं तो आप लोग का ये 9 क्वेश्चन सॉल्व करने में ही 2-2.5 घंटे 3 घंटे चला जाएगा। ठीक है, और हम चाहते हैं चला जाए। इससे क्या होगा ना कि आप थोड़ा सा सिंसियर होंगे और चीजों को लाइटली नहीं लेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, चूज अ सुटेबल ऑप्शन, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। प्रश्न क्लियरली विजिबल है? हाँ भाई, हाँ क्लियरली विजिबल है। ठीक है, हाँ सही विकल्प का चुनाव कीजिए। चलिए करते हैं सही विकल्प का चुनाव। यहां प्रश्न दे रखा है कि एक उपयुक्त विकल्प चुने। ठीक है, किसके बारे में कह रहा है? रबर मैस्टिक, रबर बिटुमिन मैस्टिक का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? देख भैया, जहां बिटुमिन मैस्टिक, ये बिटुमिनस प्रोडक्ट है एक प्रकार का, जो पल्वराइज्ड रॉक और बिटुमिन को एक साथ मिलाकर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट तैयार करते हैं, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं साउंड प्रूफिंग में, रिपेयरिंग में, आप समझते हैं ऐसे, और वाटर प्रूफिंग जैसे वर्क में हम इसका प्रयोग करते हैं, और एसिड प्रूफिंग में भी करते हैं। तो यहाँ सारे जवाब जो दिया है, पहला वाटर प्रूफिंग, रिपेयरिंग, एडिशन, एक ऑप्शन और लिख दो भाई, और कहां करते हैं? एसिड प्रूफिंग में भी हम इसका प्रयोग करते हैं, एसिड प्रूफिंग में भी प्रयोग करते हैं, और इन सारे कार्यों में हम इस सीमेंट का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए जो जवाब है ना, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। आपका सभी विकल्प इसमें क्या है साहब? सही है। तो ये जवाब ऐसे दे दीजिएगा कि भैया इनका भी हम यहां भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ गए बात? चलिए, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। Choose the correct percentage of silica added to the brick to make the exceptional class of brick without crack। कह रहा भैया ईंटों की एक असाधारण कैटेगरी तैयार करने के लिए सिलिका की प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए? देखो भैया, ये जो ईंट बनाते हैं, क्ले ब्रिक बनाते हैं, तो हर प्रकार के क्ले से ईंटें नहीं बनाई जाती हैं। ईंटें जो है भारतीय मानक कोड IS 2117 के अनुरूप
आईएस 2117 के अनुरूप जो है, जो मृतिका उपलब्ध होगी, क्ले कंटेंट, क्ले मटेरियल आपके पास उपलब्ध होगा, हम उसी से क्या करते हैं, ईंट का निर्माण करते हैं। तो यहाँ प्रतिशत बताना ये कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक। तो क्या है भैया, यहां बोलिए कि ब्रिक, और कौन सा ब्रिक, बहुत तरह के ब्रिक आते हैं, तो हम यहां ऐसे लिख रहे हैं, ईंटें, तभी मृतिका से नहीं बनाई जाती, तभी मृतिका से नहीं बनाई जाती। अच्छी गुणवत्ता की ईंटों के लिए इसके संघटक मतलब कंपोनेंट्स, इंग्रेडिएंट्स, आईएस 2117 के अनुरूप होने चाहिए। अनुसार इस प्रकार होने चाहिए। हाँ भाई, इस प्रकार होने चाहिए। किस प्रकार, अब इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो 2117 हमको कहता है कि भैया ईंटों में 5 मेन जो है लाभदायक पदार्थ हैं जो होने चाहिए। तो क्या क्या होने चाहिए, मैं यहां लिख रहा हूं, सलीम। ईंटों में क्या होना चाहिए, सलीम होना चाहिए। आप कहेंगे साहब अनारकली तो है ही नहीं, सलीम का क्या ही करना है, सलीम। तो चलो मैंने ऐसे मजे के लिए लिख दिया है कि ईंटों में क्या होना चाहिए, सलीम होना चाहिए। आप कहेंगे साहब मजे के लिए लिख दिया, 5 मुख्य इंग्रेडिएंट होते हैं, 5 इंग्रेडिएंट, जिनमें ये पहला इंग्रेडिएंट जो आप देख रहे हैं, दिस इंग्रेडिएंट इज नोन एज SiO2, सिलिका। यही प्रमुख इंग्रेडिएंट होता है और जिसकी प्रतिशत मात्रा ली जाती है 50 से 60%। कितना लेते हैं, 50 से 60%। ये पहला इंग्रेडिएंट है, कितना प्रतिशत मात्रा चलेगी, 50 से 60%, इसी रेंज में होना चाहिए। जो दूसरा अपना इंग्रेडिएंट दिख रहा है, दिस द सेकंड इंग्रेडिएंट, दिस इज एल्यूमिना। दिस इज सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, दिस इज एल्यूमिना, Al2O3। कितना परसेंट, 20 से 30%। कितना, 20 से 30%। ठीक है भाई। अच्छा, नेक्स्ट ये इंग्रेडिएंट तीसरा है, दिस इज लाइम। याद रखिएगा, लाइम सीमेंट में अगर एक्स्ट्रा, सॉरी ब्रिक में अगर एक्स्ट्रा हो जाए तो ईंटों को लाल कलर से या पीले कलर से किधर लेके आता है साहब, व्हाइट कलर की तरफ ले आता है। ये इसका यही काम है। तो फिलहाल ये एक फ्लक्स भी है, तो क्या काम करता है इस पर चर्चा नहीं कर रहे हम, कौन से इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इस पर चर्चा करें। दिस इज द थर्ड इंग्रेडिएंट, नाम है लाइम। लाइम यानी CaO, परसेंटेज क्वांटिटी 4 से 5%, 4 से 5%, 4 से 5%। नाउ द नेक्स्ट वन, दिस इंग्रेडिएंट इज द फोर्थ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, नाम है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड, प्रतिशत मात्रा की बात करो साहब, तो प्रतिशत मात्रा की बात कर ही लो ना यार, क्या दिक्कत है। प्रतिशत मात्रा की बात करो और केमिकल, Fe2O3, प्रतिशत मात्रा 5 से 6%। ठीक है। एंड द लास्ट इंग्रेडिएंट इज दिस इज मैग्नीशिया। दिस इंग्रेडिएंट इज नोन एज मैग्नीशिया। मैं यहां लिख रहा हूं, दिस इज नोन एज मैग्नीशिया, MgO। और ये ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा, ये ज्यादा नहीं होना चाहिए 1% से। कितने से, 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो भैया ईंट में जो है, ईंट के अच्छी गुणवत्ता की ईंट की मिट्टी में यही 5 मेन इंग्रेडिएंट होने चाहिए, तभी जाकर ईंटों की गुणवत्ता बेहतर साबित होगी, बेहतर आएगी। आप ये समझ सकते हैं यहां से कि साहब ये स्थिति अपने सामने है। ठीक। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट,
हमसे तो पूछा था कि अच्छी गुणवत्ता की ईंट के लिए प्रतिशत मात्रा इंग्रेडिएंट्स की बता दीजिए कि भैया सिलिका की प्रतिशत मात्रा कहां से कहां तक होनी चाहिए। तो चलिए 21-17 के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम लोग, तो बता दीजिए साहब कहां से कहां तक होगा। सिलिका ही ना पूछा है तो 50 से 60 होगा। दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। ठीक, लेकिन प्रश्न देखिए, लड़का पढ़ने के बाद क्या करेगा, कहेगा कि भैया ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। लेकिन आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, ये प्रश्न आप ही के लिए बना है और बढ़िया तरीके से बनाया गया है। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, चूज द मटेरियल विच आर कंसीडर्ड एज बिल्डिंग मटेरियल। कह रहा भैया इनमें से उन पदार्थों का चयन कीजिए जिन्हें हम बिल्डिंग मटेरियल मानते हैं, निर्माण सामग्री मानते हैं। चलो आज बात करते हैं व्हाट इज बिल्डिंग मटेरियल। हम लोग बिल्डिंग मटेरियल के प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि बिल्डिंग मटेरियल है क्या, कितने प्रकार का होता है, कैसे हम उसका वर्गीकरण करते हैं, कौन से मटेरियल का क्या काम होता है। चलो एक जनरल जानकारी आज हम लोग, थोड़ी सिविल इंजीनियरिंग आज हम लोग बेसिक से पढ़ते हैं। सबसे पहली बात करते हैं बिल्डिंग मटेरियल की। बिल्डिंग मटेरियल, भवन निर्माण सामग्री है जी। याद रखिएगा बिल्डिंग मटेरियल की अगर आप बात कर रहे हैं, चलो मुझे कमेंट बॉक्स में ना आप मेरे जवाब देने के पहले जस्ट तुरंत लिख के बताओ कि व्हाट इज बिल्डिंग मटेरियल। मुझे भरोसा है कि आप में से 80% लोग नहीं लिख पाएंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि डीवी गुप्ता साहब ने आपको जो किताब बना के दी, जी दास ने जो किताब बना के दी, उसमें कहीं लिखा ही नहीं कि व्हाट इज बिल्डिंग मटेरियल। अब लड़के को बिल्डिंग मटेरियल पढ़ाए जा रहे हैं, उसे सीमेंट आता है, उसे ब्रिक आता है, उसे टिम्बर आता है, बट उसे ये नहीं पता व्हाट इज बिल्डिंग मटेरियल, हाउ वी कैन डिफाइन अ बिल्डिंग मटेरियल। नहीं पता है तो साहब कैसे डिफाइन करें? डिफाइन करने का क्या सही तरीका है? कहिए कि सभी सिविल इंजीनियरिंग संरचनाएं जैसे हाईवे, रेलवे, बिल्डिंग, रेलवे ट्रैक, बिल्डिंग, ये सभी सिविल इंजीनियरिंग संरचनाएं, ब्रिज भी सिविल इंजीनियरिंग संरचना में आता है ना, ऐसा ऐसा मान सकते हैं। तो ऐसे कहिए कि सभी सिविल इंजीनियरिंग संरचनाएं जिन पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं उन्हीं को हम बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं। तो साहब हम क्या कहेंगे यहां? सभी, डबल इन्वर्टेड कामा में कह रहे हैं, सभी सिविल इंजीनियरिंग संरचनाएं जिन पदार्थों से जिन पदार्थों से मिलकर बनाई जाती हैं, या जिन पदार्थों को मिलाकर बनाई जाती हैं, या जिन पदार्थों से मिलकर बनी है, सभी सिविल इंजीनियरिंग संरचनाएं जिन पदार्थों से बनाई जाती हैं उन्हें बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं, उन्हें बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं। तो जिन पदार्थों से मिलकर बनती हैं आप उनको बिल्डिंग मटेरियल कह सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग संरचनाएं जैसे हाईवे, ब्रिज, रोड, ये सब जिनसे मिलकर बने हैं, तब आप सभी प्रकार की सिविल इंजीनियरिंग संरचनाओं को क्या कह सकते हैं? जिनसे बनी है वही पदार्थ बिल्डिंग मटेरियल है। मैं मजे की बात बताऊं, सिविल इंजीनियर्स आर द, ऐसे कहो कि पृथ्वी पर आने वाले पहले इंजीनियर की कैटेगरी है। हम मानव सभ्यता की शुरुआत से थे, अंत तक रहेंगे, और मेरा अनुमान है कि मानव सभ्यता के अंत का कारण भी हम सिविल इंजीनियर्स ही बनेंगे। आप इस पर मुझे जरूर कहीं ना कहीं टिप्पणी करेंगे कि साहब हम कैसे अंत का कारण बनेंगे, हम तो जीवन अब प्रत्याशा बढ़ा रहे हैं, लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हैं,
और हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके बहुत सारे इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप कैसे कह रहे हैं कि हम ही अंत का कारण बने? वर्तमान दिनों में जो ये तापमान का स्तर देख रहे हैं आप, यह सिविल इंजीनियरिंग का ही एक बेहतर कमाल है कि हम पूरे जंगल काटते जा रहे हैं और वहां निर्माण करते जा रहे हैं। जो जंगलों से प्राप्त टिम्बर है वो भी हमारे लिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल की तरह यूज होता जा रहा है। लेकिन ठीक है, हम लोग इस पर क्या ही कर सकते हैं। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, सो वी आर इंजीनियर्स, डोंट वरी, वी विल डेवलप समथिंग न्यू, हाँ, या इन्वेंट समथिंग न्यू। हमारे सामने जब चुनौती आती है तो हम रास्ता भी स्वयं बनाते हैं। कहते नहीं कि हम किसी के पथ पर चलने वाले नहीं है साहब, हम पथ निर्माण करने वाले विभाग से संपर्क रखते हैं। आइए यहां पर चलते हैं हम लोग। तो बिल्डिंग मटेरियल क्या है, कहिए? एवरी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स आर कंपोज्ड ऑफ मटेरियल्स, दे आर नोन एज बिल्डिंग मटेरियल। मतलब सभी सिविल इंजीनियरिंग संरचनाएं जिन पदार्थों से बनाई जाती है उन्हीं को हम बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं। ठीक है, कह लिया जाएगा साहब, कोई दिक्कत वाली बात थोड़े है। अब आइए साहब मुद्दे पर आते हैं कि भाई इसमें आप क्या क्या प्रयोग करते हैं। तो जैसे यहां जैसे लिखो, जैसे शुरुआत से हम लोग यूज करते आ रहे हैं, सबसे पहले से मड यूज करते हैं, सीमेंट यूज करते हैं, लाइम यूज करते हैं, हाँ जी, कंक्रीट यूज करते हैं, प्लास्टिक यूज करते हैं। प्लास्टिक में भी एक विशेष प्लास्टिक सबसे ज्यादा यूज होता है, पीवीसी। हाँ, मेटल एंड नॉन मेटल यूज करते हैं, मेटल्स एंड, अच्छा लिखो, फेरस मेटल्स एंड नॉन मेटल, फेरस मेटल्स एंड नॉन फेरस मेटल्स। नॉन फेरस मेटल्स में, फेरस मेटल में क्या आएगा? स्टील आएगा, कास्ट आयरन आएगा, रॉट आयरन आएगा, ये सब उसमें आएंगे। इधर बात करो नॉन फेरस मेटल में, हाँ, तो नॉन फेरस मेटल में क्या क्या आ जाएगा? एल्युमिनियम आ जाएगा भाई, कॉपर आ जाएगा, ये सब हम यहां इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे पदार्थ जो हैं, ये सारे के सारे पदार्थ, ब्रिक, स्टोन, टिम्बर, ये सब किस तरह के पदार्थ हैं साहब? सारे पदार्थ जो हैं बिल्डिंग मटेरियल्स की श्रेणी में काउंट किए जा सकते हैं। यानी अगर बिल्डिंग मटेरियल की परिभाषा देनी हो तो कहो कि एवरी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स आर कंपोज्ड ऑफ मटेरियल एंड दे आर नोन एज बिल्डिंग मटेरियल। सभी सिविल इंजीनियरिंग संरचनाएं जिन पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं उन्हीं को बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं। जैसे सीमेंट, कंक्रीट, लाइम, रीइंफोर्स्ड सीमेंट, कंक्रीट। बात समझ रहे हैं आप? ये कह सकते हैं सभी फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल, प्लास्टिक, ग्लास, हाँ, पॉलीमर, सेरामिक, ये सब जो है साहब हम इस्तेमाल करते हैं जो सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स में आप कह दीजिए कि भैया ये सब बिल्डिंग मटेरियल है। ठीक, अच्छा, अब सवाल आता है कि बिल्डिंग मटेरियल का वर्गीकरण कैसे करें। बिल्डिंग मटेरियल का वर्गीकरण पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि बिल्डिंग मटेरियल का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, बिल्डिंग मटेरियल का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण कैसे करोगे साहब? हाँ, वर्गीकरण कैसे करोगे? वर्गीकरण का कोई आधार है आपके पास कि भैया कौन सा किस कैटेगरी में आएगा? बहुत सारे बिल्डिंग मटेरियल है। तो हम एक बृहद पैमाने पर जब वर्गीकरण करते हैं ना, तो हम कबीरदास की वो लाइन याद करते हैं कि कंकड़ पत्थर जोड़ के, है जी, मस्जिद लियो बनाए। अब इसके आगे की बात मैं नहीं करूंगा, हमारे काम की बात इतनी ही थी कि कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद लियो बनाए। अब देखो, कंकड़ पत्थर क्या हो गए? ये ऐसे बेसिक सॉलिड मटेरियल है जिनको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए कोई बाइंडिंग मटेरियल चाहिए, और फिर बाद में फिनिशिंग करनी होगी एस्थेटिक अपीयरेंस के लिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, या ऐसे कह लो वेदर के प्रभाव से बचाने के लिए, तो दैट द प्रोटेक्टिव मटेरियल। इसका मतलब पहला वर्गीकरण किया जा सकता है निर्माण क्षेत्रों में मटेरियल की उपयोगिता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज इन फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो हम पहला वर्गीकरण करेंगे साहब ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज इन फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन, निर्माण क्षेत्रों में उपयोगिता के आधार पर। मैं यहां ऐसे लिख रहा हूं, निर्माण क्षेत्रों में उपयोगिता के आधार पर, निर्माण क्षेत्रों में उपयोगिता के आधार पर। साहब इस आधार पर जब वर्गीकरण कीजिए ना, तो बिल्डिंग मटेरियल जो है अपना, ये 3 प्रकार का आता है। कितने प्रकार का आता है? 3 प्रकार का। जो पहला देखने को मिलता है दैट द सॉलिड मटेरियल, ठोस पदार्थ, सॉलिड मटेरियल। बिना इसके निर्माण की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती।
दूसरा जो हमें देखने को मिलता है सेकंड, बाइंडिंग मटेरियल, बंधक पदार्थ। मटेरियल। और जो तीसरा देखने को मिलता है दैट द प्रोटेक्टिव मटेरियल, दैट द प्रोटेक्टिव मटेरियल। हाँ, तो इनकी हिंदी भी लिखी देते हैं हम साथ में, ताकि आपको हिंदी में कोई दिक्कत ना हो। ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थ। दूसरा बंधक पदार्थ, और तीसरा रक्षात्मक पदार्थ। तो तीन प्रकार के हमें ये पदार्थ देखने को मिलते हैं। अब एक काम करते हैं, एक एक पदार्थों को थोड़ा समझते हैं कि कौन क्या है और इसकी क्या भूमिका होती है। हाँ, पहला पदार्थ, चलिए साहब, पहला पदार्थ सॉलिड मटेरियल। मैं सिर्फ एक तेजी से ओवरव्यू देता हुआ चल रहा हूं, आई एम नॉट टीचिंग यू, पढ़ा नहीं रहा हूं सब्जेक्ट, आपको एक तेजी से ओवरव्यू देता जा रहा हूं, ताकि आपको अगर पता हो तो आप चीजों को कनेक्ट करते हुए अपना सही जवाब तलाश लें। और एक अवधारणा बनाइए कि कैसा प्रश्न आता है। लोगों को लगता था कि बिल्डिंग मटेरियल के इंट्रोडक्शन से प्रश्न नहीं आता, दो क्वेश्चन आए हैं, दो आए हैं, एक ये नहीं, इसके अलावा भी एक और आया है। तो साफ क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसलिए आपको जो अप्रोच रखनी है टॉप टू बॉटम, यानी कहीं से भी विषय से संबंधित कोई प्रश्न उठ जाए तो भैया जाना नहीं चाहिए। कहते नहीं, जान दे देंगे लेकिन जाने नहीं देंगे, वही वाली हालत रखनी होगी। तो तैयारी इस स्तर की कीजिए कि कोई समस्या ही कहीं क्रिएट ना हो। चलिए बात करते हैं, पहला है सॉलिड मटेरियल। सॉलिड मटेरियल की चर्चा अगर कीजिए, ठोस पदार्थ, तो कहिए बिना इन पदार्थों के सॉलिड मटेरियल के बिना निर्माण की कल्पना भी व्यर्थ है। यानी आपको करना ही पड़ेगा, अगर आप निर्माण करना चाहते हैं, देन यू नीड सॉलिड मटेरियल, क्योंकि स्ट्रक्चर आप ऐसा ही बनाएंगे। तो सॉलिड मटेरियल चाहिए साहब, तो ठीक है, सॉलिड मटेरियल के उदाहरण कौन कौन है, एग्जाम्पल बताओ। हमने कहा एग्जाम्पल की बात कर रहे हो तुम, एग्जाम्पल तो बहुत है साहब, कितना बताएं हम, चलो बता देते हैं। ब्रिक है एग्जाम्पल, हाँ, स्टोन है एग्जाम्पल, ब्रिक है, स्टोन है, टिम्बर है, प्लास्टिक है, पीवीसी, हाँ, स्टील है, आयरन है, सॉरी, स्टील और आयरन दोनों अलग अलग बात है साहब, स्टील और आयरन अलग अलग बात है। स्टील में कार्बन कंटेंट होता है अप टू 1.5% तक मैक्सिमम, और इसमें कार्बन कंटेंट नहीं होता, ये प्योरेस्ट फॉर्म आयरन लिख रहे हैं आप, ठीक। एल्युमिनियम है, ग्लास है, प्लास्टिक है, हाँ जी ठीक है, ग्लास, प्लास्टिक, सेरामिक है, ईटीसी। ये सब पदार्थ जो है साहब, ये सारे पदार्थ सॉलिड मटेरियल की श्रेणी में आते हैं। बिना इनके, बिना ठोस पदार्थों के निर्माण की कल्पना भी व्यर्थ है। आप निर्माण तो सोच ही नहीं सकते हैं कि कैसे बनेगा कुछ। आप सोचिए ना कि बिना ईंटा, बिना सीमेंट, आपको बिना इसके घर बनाना हो, कंक्रीट आप बनाने का विचार कर रहे होंगे कि आप कंक्रीट से बना लेंगे। कंक्रीट में भी कोर्स एग्रीगेट के तौर पर सॉलिड मटेरियल ही पड़ता है, कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट, जानते हैं ना, तो सॉलिड मटेरियल ही। बिना सॉलिड मटेरियल के निर्माण की कल्पना भी व्यर्थ है। तो आप ये समझिए कि सारे पदार्थ जो हैं ये ठोस पदार्थ हैं, और निर्माण में इनकी उपलब्धता अति अनिवार्य है। ये उपलब्ध ना हो तो निर्माण की कल्पना भी व्यर्थ है। तो ये तो रहा पहला पदार्थ जिसे आप सॉलिड मटेरियल कहते हैं। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, अब इस सॉलिड मटेरियल से निर्माण थोड़े बनना है, किसी को ऐसा घर बनाना है, हाँ ऐसा। अब साहब दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है, ऐसा पदार्थ ही नहीं उपलब्ध है, फिर क्या करें। पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर हम इतनी बड़ी संरचना तैयार करेंगे। अब किसी को बुर्ज खलीफा बनाना था तो भैया बुर्ज खलीफा ऐसे ही थोड़े बन जाती कि कहीं बुर्ज खलीफा पड़ी थी, ले आके हम कास्ट कर दिए या ले आके खड़ा कर दिए वहां, ऐसा थोड़े हो पाएगा। आप छोटे छोटे कंपोनेंट्स को जोड़कर बनाएंगे, तो जोड़ने के लिए कोई पदार्थ चाहिए। हाँ, दैट्स द सेकंड मटेरियल, दैट्स द बाइंडिंग मटेरियल। बाइंडिंग मटेरियल, बंधक पदार्थ, कौन, बाइंडिंग मटेरियल। बाइंडिंग मटेरियल की बात करो साहब, तो इनका मुख्य काम है
छोटे छोटे पदार्थों को, कबीरदास वाली वही लाइन कि कंकड़ पत्थर जोड़कर, है तो कंकड़ पत्थर हो गया सॉलिड मटेरियल, अब जोड़ने के लिए जिनका प्रयोग करें दैट्स द बाइंडिंग मटेरियल। ठीक, ये बाइंडिंग मटेरियल बंधक पदार्थ कहलाते हैं। बंधक पदार्थ की बात करो, बंधक पदार्थ का काम है ठोस पदार्थों को बांधकर या ऐसे लिख दो, ठोस पदार्थों को बांधते हैं। ठीक है, इनका मेन काम यही है, ये ठोस पदार्थों को क्या करेंगे साहब, बांधेंगे। ठीक है, अच्छा बाइंडिंग मटेरियल जैसे आपकी बॉडी में क्या है हिसाब किताब है साहब कि पूरी बॉडी में हड्डियां हैं, तो इन हड्डियों का देखो एक एक टुकड़ा अलग अलग है। अब इन टुकड़ों को बांधने का काम मांसपेशियों का और लिगामेंट का है, बेसिक काम यही है। तो आप ये समझिए ऐसे ही बिल्डिंग में बांधने का काम, कंपोनेंट्स को बांधने का काम कौन करता है, बाइंडिंग मटेरियल। और बाइंडिंग मटेरियल के तौर पर शुरुआती दौर से हम जिसका प्रयोग करते आ रहे हैं, एग्जाम्पल पर बात करो साहब, यही काम की बात है। तो सबसे पहले बाइंडिंग मटेरियल के तौर पर हमने इस्तेमाल करना शुरू किया लाइम, सॉरी मड। क्या यूज करना शुरू किया, मड। जैसे हमारी आवश्यकता बढ़ी सामर्थ्य की तो हमने दूसरा कंपोनेंट उठाया मड के बाद दूसरा कंपोनेंट हमने उठाया दैट्स द लाइम के बाद सीमेंट के बाद मोर्टार, ये चिनाई में इस्तेमाल होने वाला बाइंडिंग मटेरियल है। ठीक, अच्छा इसके अलावा बिटुमिन, टार, एस्फाल्ट इत्यादि पदार्थ जो हैं ये सब बंधक पदार्थ की भूमिका निभाते हैं। लेकिन आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, इस बिटुमिन पर यहां स्टार बना लीजिए, इस एस्फाल्ट पर स्टार बना लीजिए और स्टार पर स्टार, ये दोनों तीनों पदार्थ ये बंधक पदार्थ की भूमिका तो निभाते ही निभाते हैं, ये एक अन्य तरह के पदार्थ की भी भूमिका निभाते हैं जिसे आप प्रोटेक्टिव मटेरियल कहते हैं, तीसरा मटेरियल। तो नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट। अरे यार बड़ी दिक्कत यही है कि पेज खत्म हो जाता है इसमें और इसीलिए समझाते समझाते बात पहले ही रह जाती है। कोई बात नहीं, चलो हम लोग इसे भी पढ़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं कुछ। हाँ, इसको हम यहां ऐसे लिख दे रहे हैं। ठीक, हाँ, आई होप कि आपको क्लियरली विजिबल हो। हाँ, हो गया। अच्छा तीसरा पदार्थ, तीसरा आप इसे बोलते हैं प्रोटेक्टिव मटेरियल। रक्षात्मक पदार्थ, इन रक्षात्मक पदार्थों की समस्या है। जैसे आप बिल्डिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं तो साहब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वायुमंडल ये संरचना पर एक प्रतिकूल प्रभाव हमेशा डालता रहता है, कुछ न कुछ प्रभाव डालेगा जिसकी वजह से संरचना का विघटन, डेट्रियोरेशन होना शुरू हो जाएगा और संरचना जल्दी ही समाप्त होती जाए। इससे बचाने के लिए हम इसके ऊपर क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव मटेरियल की लेयर चढ़ाते हैं। जैसे आप अपने मोबाइल पर कलर चढ़ाते हैं, और सॉरी कवर, वैसे ही हम इस पदार्थ का प्रयोग करते हैं। तो ये यही काम थोड़े करता है। तो पहला, इसके दो काम है, इसके दो प्रमुख काम है। पहला काम जो है ये है प्रोटेक्शन फ्रॉम वेदर से ये रक्षा प्रदान करता है। दूसरा जो इसका प्रमुख काम है, सेकंड वर्क है साहब, ये है एस्थेटिक अपीयरेंस। दूसरा काम है एस्थेटिक अपीयरेंस। आप कहेंगे साहब ये एस्थेटिक अपीयरेंस का क्या मतलब है? हमने कहा संरचना को सुंदर बनाना, आकर्षक बनाना। यहां सिविल इंजीनियरिंग में ब्यूटीफुल या फिर क्या कहते हैं आप, हैंडसम, ऐसे शब्द स्ट्रक्चर्स के लिए लागू नहीं होते। इनके लिए हम एस्थेटिक अपीयरेंस कहते हैं कि भैया स्ट्रक्चर का दृश्य जो है वो दिल को सुकून पहुंचाने वाला है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग एस्थेटिक अपीयरेंस का मतलब होता है दिल को सुकून पहुंचाने वाला दृश्य। तो भैया एस्थेटिक अपीयरेंस का मतलब समझ गए ना। और ये एस्थेटिक अपीयरेंस का काम कौन करता है? कौन करता है भाई? प्रोटेक्टिव मटेरियल करता है। तो दो काम ये प्रोटेक्टिव मटेरियल करता है, एक तो वेदर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, दूसरा एस्थेटिक अपीयरेंस प्रोवाइड करता है। इनके तौर पर जिनका हम प्रयोग करते हैं उनके एग्जाम्पल, अगर हम लोग एग्जाम्पल पर चर्चा करें तो उनका सबसे पहला एग्जाम्पल है प्लास्टर। क्या एग्जाम्पल है? प्लास्टर। अब देखिए प्लास्टर और मोर्टार दोनों का कंपोजिशन क्या होता है? पानी होता है, सीमेंट होता है और क्या होता है भाई? हाँ, सैंड होता है। यही होता है, अनुपात भले अलग अलग हो।
लेकिन जो मटेरियल है बनता वैसे ही है, लेकिन प्रयोग के दृष्टिकोण से देखो, एक को हम मोर्टार कह रहे हैं जब वो बाइंडिंग का काम कर रहा है, दो ईंट को जोड़ने का, तब हम मोर्टार कह रहे हैं। लेकिन जब उस ईंट पर साइड साइड हम लेयर के रूप में उसे लगा रहे हैं ताकि ईंटों को वायुमंडलीय प्रभाव से बचाया जा सके और एस्थेटिक अपीयरेंस बढ़ाया जा सके, तब उसे हम प्लास्टर कहते हैं। तो दोनों में अंतर समझ में आया? प्लास्टर और मोर्टार में अंतर है कि प्लास्टर एक प्रकार का बाइंडिंग मटेरियल है, जबकि सॉरी प्रोटेक्टिव मटेरियल है, जबकि मोर्टार जो है एक प्रकार का बाइंडिंग मटेरियल है। तो ये बेसिक अंतर है। हाँ, तो पहला है प्लास्टर, दूसरा प्लास्टर के बाद पेंट, वार्निश, डिस्टेंपर, बिटुमिन, टार, एस्फाल्ट। समझ गए भैया? यहां हम इत्यादि लिख रहे हैं। अच्छा, अब यहां आइए और एक मार्किंग कीजिए, कहां कहां? बिटुमिन, टार, एस्फाल्ट पर, और कहिए इस स्टार का मतलब कि ये तीनों पदार्थ बाइंडिंग मटेरियल एवं प्रोटेक्टिव मटेरियल दोनों की भूमिका निभाते हैं। दोनों की भूमिका निभाते हैं। तो ये एक जनरल जानकारी है बिल्डिंग मटेरियल्स के पहले वर्गीकरण से। दूसरा वर्गीकरण बिल्डिंग मटेरियल्स का हम करते हैं किसके आधार पर? कार्बन की उपलब्धता के आधार पर। ये पेज की समस्या ना होती तो हम आप लोग को सारी कहानी बताते हुए एक एक करके चलते, लेकिन क्या ही बोले दोस्त, दूसरी समस्या एक और भी है, पेज की अनुपलब्धता। कोई बात नहीं, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, फिर भी चलो मैं यहां बता देता हूं यहां पर, ठीक है? हाँ, यहां चर्चा कर लेते हैं। दूसरा वर्गीकरण हम करते हैं, दूसरा वर्गीकरण कार्बन की ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन की उपलब्धता के आधार पर। और प्रकृति में जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं, अगर कार्बन की उपलब्धता के आधार पर बात करना है तो वह पदार्थ दो ही प्रकार का हो सकता है। या तो वह पदार्थ क्या होगा? ऑर्गेनिक होगा, ऑर्गेनिक, कार्बनिक समझते हैं, ऑर्गेनिक होगा या इनऑर्गेनिक होगा। ऑर्गेनिक होगा या इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब बता दीजिए साहब कि जिन पदार्थों के मूलभूत या जिन पदार्थों के आणविक संरचना में कार्बन मुख्य भूमिका निभाता है, आप उनको कार्बनिक बोलते हैं, और जिनमें कार्बन आणविक संरचना में शामिल नहीं है वो अकार्बनिक है। ठीक, तो ये बता दीजिए। अब यहाँ कार्बनिक पदार्थों में उदाहरण कौन कौन हो सकते हैं? एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं कभी कभी। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल है स्टील, कार्बनिक पदार्थ है, याद रखिएगा। हाँ, दूसरी बात करो पीवीसी, प्लास्टिक, टिम्बर, है जी, ये सारे जो पदार्थ आपको देखने को मिल रहे हैं ये सब कैसे हैं? कार्बनिक है, जिनके आणविक संरचना में कार्बन शामिल है। बिना इनके एक भी अणु का निर्माण नहीं हो सकता। टिम्बर में 49% कार्बन होता है, पीवीसी में भी होता है, स्टील में भी है, बिटुमिन, टार, एस्फाल्ट में भी है। हाँ, बिटुमिन, टार में तो 98% होता है, एस्फाल्ट, ये सब कैसे हैं साहब? कार्बनिक है। दूसरा इनऑर्गेनिक मटेरियल, अगर इनऑर्गेनिक मटेरियल की बात करो तो भैया इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में कौन कौन आ जाएंगे? यहां एग्जांपल पर बात करो। एग्जांपल पहला है आयरन। देख भाई, आयरन जो है, यहां देखो, यहां आयरन अकार्बनिक है, जबकि स्टील जो है ये क्या है? कार्बनिक है। याद रखिएगा दोनों में अंतर। ठीक, आयरन, एल्युमिनियम, हाँ, कॉपर। ठीक, अच्छा, और क्या हो सकता है? स्टोन। देख भैया, यहां स्टोन पर हम लगा रहे हैं स्टार, इसका मतलब क्या है? हर स्टोन, सभी स्टोन जो है अकार्बनिक नहीं होते, इनमें कुछ स्टोन है जैसे कोल स्टोन, कोयले वाला पत्थर, डायमंड, ये सब क्या होते हैं? कार्बनिक होते हैं।
बाकी सारे स्टोन जो हम निर्माण में इस्तेमाल करते हैं जनरली, वो कौन से होते हैं? अकार्बनिक होते हैं। तो इस स्टार का मतलब समझिएगा कि भैया निर्माण क्षेत्रों में प्रयोग होने वाले स्टोन कैसे होते हैं? ऑलवेज अकार्बनिक होते हैं। जबकि कार्बनिक पत्थर और भी हैं, कुछ कार्बनिक भी होते हैं पत्थर, लेकिन हम उनका निर्माण में प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, जैसे अब कभी उदाहरण पूछा जाए तो डायमंड बता दो, हाँ, कोल स्टोन बता दो, लिग्नाइट बता दो, आप ये बता सकते हैं। ठीक, अच्छा, और कौन है साहब? ब्रिक। हाँ, ब्रिक भैया इनऑर्गेनिक होता है। ठीक, ब्रिक, ग्लास, बात समझ गए? अच्छा, ईटीसी लिख रहा हूं मैं, ईटीसी, ये सारे पदार्थ जो हैं ये किस प्रकार के हैं? इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक हैं। तो प्रकृति में दो ही प्रकार के पदार्थ कार्बन की उपलब्धता के आधार पर है, और वो ये है, इनको आप ये समझ लीजिए। तो अब इस तरीके से प्रश्न आपसे एग्जाम में बनता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे क्या जवाब हम लोग को देना है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, कि भैया अपना प्रश्न जो है वो क्या है? अपना प्रश्न क्या है? अपना प्रश्न ये था, इस प्रश्न पर हम लोग को चर्चा करनी थी कि चूज द मटेरियल विच आर कंसीडर्ड एज बिल्डिंग मटेरियल। इनमें से कौन सा बिल्डिंग मटेरियल है? तो भैया कंक्रीट है, हाँ बिल्कुल कंक्रीट निर्माण पदार्थ है। ब्रिक है, क्ले है, हाँ बिल्कुल सभी है। तो जवाब जो होगा ऑल ऑफ द अबव होगा। आप ये जवाब यहां से चुन लीजिएगा। ठीक, आई होप कि अब आपका पूरा समय जो है ये पूरे प्रश्न को समझने में अच्छे से लगा होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। स्पेसिफाई द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द कैरिंग आउट ब्रिक वर्क ऑन साइट। कह रहे हैं भैया साइट पर ईंट वाला चिनाई कार्य करते समय जो उससे संबंधित सही विकल्प है उसका चुनाव कीजिए। तो चलो, हमको पता है कि क्या हिसाब किताब है। पहला ऑप्शन कह रहे हैं, द फर्स्ट ऑप्शन, कि ब्रिक शुड बी कंप्लीटली ड्राई व्हाइल क्रिएटिंग अ वॉल। कह रहे हैं कि भैया जब दीवार बना रहे हो तो ईंट पूरी तरह सूखी होनी चाहिए। अरे भाई, अगर ईंट पूरी तरह सूखी होगी तो यह मसाले से क्या करेगी? ईंट भी तो हाइग्रोस्कोपिक है, मसाले से नमी अवशोषित करके अपने रंध्रों में भर लेगी, और मसाले को हो जाएगी पानी की कमी, जिसकी वजह से मसाले की सीमेंट का हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा और इसीलिए स्ट्रेंथ नहीं आती है। तो भैया चिनाई करते समय ईंटें संतृप्त होनी चाहिए, सैचुरेटेड होनी चाहिए। समझ गए? कहानी क्लियर? ताकि वो मसाले से पानी एब्जॉर्ब ना करे, उसके जलायोजन क्रिया को प्रभावित ना करे। तो ये पहला स्टेटमेंट तो हो गया गलत। क्या होनी चाहिए? कंप्लीटली ड्राई नहीं भैया, वेट होनी चाहिए। दूसरा, नो ब्रिक शैल बी कैरीड आउट ड्यूरिंग रेन अनलेस स्पेशल अरेंजमेंट्स आर मेड टू प्रोटेक्ट द ब्रिक वर्क फ्रॉम रेन फॉर 24 आवर। कह रहे हैं भैया कोई भी ईंट चिनाई कार्य तब तक नहीं करना चाहिए बरसात के दिनों में, जब तक बरसात से बचने के लिए, अगले 24 घंटों तक बचे रखने के लिए कोई विशेष व्यवस्था न की गई हो कि बरसात वाले जल से बचा रहे। हाँ भाई बिल्कुल, नहीं तो मसाला बरसात वाले जल के साथ घुलकर सीमेंट बह जाएगा और मसाले की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और आपका ब्रिक वर्क एक अच्छी गुणवत्ता का ब्रिक वर्क नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है, एकदम सही है ये स्टेटमेंट सही है, आप बता दीजिए। अगला, फ्रेश सीमेंट मोटार शुड बी यूज्ड विद इन 24 आवर। कह रहा भैया ताजा सीमेंट मोटार 24 घंटे में प्रयोग करना चाहिए। अरे नहीं भाई, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से बना 30 मिनट में प्रयोग करना चाहिए। कितनी देर? 30 मिनट के भीतर प्रयोग कर लेना चाहिए, क्योंकि ओपीसी का इनिशियल सेटिंग 30 मिनट में आरंभ हो जाता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, सीमेंट में आरंभिक जमाव की प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद किया गया कोई भी विक्षोभ सीमेंट के सामर्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसीलिए 30 मिनट के भीतर प्रयोग कर लीजिए, नहीं तो सीमेंट की सामर्थ्य, मोटार की सामर्थ्य धीरे धीरे क्या होने लगती है? कम होने लगती है, और मोटार सेट और हार्ड होने लगता है, उसकी वर्केबिलिटी भी कम होने लगती है। इसीलिए 30 मिनट ही है, यहाँ 24 घंटे का जवाब नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपका मैसोनरी सीमेंट है तो 1.5 घंटा, समझ गए? क्योंकि उसका इनिशियल सेटिंग टाइम मैसोनरी सीमेंट का 1.5 घंटे होता है। तो इसीलिए जो जवाब सही है वो केवल और केवल बी इज द राइट आंसर, जिसे आप बता सकते हैं कि साहब ये जवाब सही है। ठीक, आई होप कि आपको कहानी समझ में आ गई होगी पूरी। अब हम लोग चर्चा में चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हाँ, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस is used to extract or taking out stone from the natural rock bed। कह रहे हैं कि भैया पत्थरों का प्राकृतिक चट्टानों से तोड़कर प्राप्त किया जाना क्या कहलाता है? अरे साहब क्वेरिंग कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? क्वेरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? क्वेरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वेरिंग। क्या कहते हैं हम? क्वेरिंग कहते हैं। तो आप भी कह दीजिए क्वेरिंग है। क्वेरिंग का मतलब क्या है? टेकिंग आउट स्टोन फ्रॉम नेचुरल बेड ऑफ रॉक, taking out stone
फ्रॉम नेचुरल बेड ऑफ रॉक। अच्छा, अंग्रेजी नहीं समझ में आई होगी आपको, है? चलो हम हिंदी में लिख देते हैं। पत्थरों, हाँ, चट्टानों को तोड़कर पत्थर प्राप्त करने की प्रक्रिया क्वेरिंग कहलाती है। तो हम यहां लिख देते हैं, चट्टानों को तोड़कर पत्थर प्राप्त करने की प्रक्रिया क्वेरिंग कहलाती है। उत्खनन, क्वेरिंग कहलाती है। कह दीजिएगा ना, क्या बड़ी बात है ये। तो जवाब तो आपको मिल गया कि क्वेरिंग जवाब है, लेकिन कैसे? क्वेरिंग से संबंधित एक और शब्द आता है माइनिंग। एक और शब्द आता है क्या? माइनिंग। आप जानते हैं कि भैया ये क्या है? क्वेरिंग और माइनिंग दो डिफरेंट शब्द आते हैं। एक शब्द और आता है क्या? माइनिंग आता है। और माइनिंग भी तो इसी तरह से करते हैं। इसमें भी क्या करते हैं? कोल स्टोन को तोड़कर निकालते हैं, डायमंड को तोड़कर निकालते हैं, सब माइनिंग की प्रक्रिया से ही तो होता है। तो क्वेरिंग और माइनिंग में अंतर क्या है? ये अंतर आपको समझना चाहिए। मुझे लगता है कि क्वेरिंग और माइनिंग की प्रक्रिया में अंतर समझ लीजिए। पहले अंतर समझ लीजिए, बाद में मैं डिफाइन करता चल रहा हूं, ठीक? ये है मान लीजिए अर्थ का ग्राउंड लेवल, सॉरी, दिस इज अ ग्राउंड लेवल ऑफ अर्थ। जब कभी ऐसी स्थिति पैदा हो, देख भैया, जब कभी ऐसी स्थिति पैदा हो कि आप इस ग्राउंड लेवल से, हाँ, बहुत कम गहराई पर ऐसे खुले में चट्टान को एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ऐसे यहां से तोड़कर पत्थर निकाल रहे हैं, टेक आउट कर रहे हैं स्टोन, हाँ, कहां? वायुमंडल में, खुले में। क्वेरिंग की सभी प्रक्रिया खुले में होती है, तब आप इसे क्या बोलेंगे भैया? क्वेरिंग बोलेंगे। लेकिन अगर ऐसी स्थिति पैदा हो कि आप क्या कर रहे हैं, यहां से सुरंग बनाते हुए पहुंचे यहां भीतर, और यहां से कोई पत्थर तोड़ के निकालना है, इसे तोड़ कर ले आ रहे हैं बाहर, देन दिस इज माइनिंग। माइनिंग के सारे ऑपरेशन किसमें होते हैं? बंद प्रक्रिया में, यानी बंद वातावरण में। और क्वेरिंग की सारी प्रक्रियाएं खुले वातावरण में होती हैं। यही दोनों में अंतर है। और बिल्डिंग स्टोन्स भारी होते हैं, इसीलिए हम लोग इनका सारा प्रक्रिया किसमें लेकर चलते हैं? खुले वातावरण में करते हैं, और बहुत ज्यादा गहराई पर ये उत्खनन का कार्य नहीं किया जाता। जबकि आप जानते हैं कि कुछ पत्थर हैं ऐसे जो बहुत गहराई पर मिलते हैं। तो यहां मैं एक बात मेंशन कर रहा हूं, क्वेरिंग की सभी प्रक्रिया खुले वातावरण में की जाती है। जबकि माइनिंग की प्रक्रिया बंद वातावरण में हाँ, बंद वातावरण में बहुत अधिक गहराई पर होती है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, बिल्डिंग स्टोन्स के लिए हमेशा हम क्वेरिंग की प्रक्रिया करते हैं, ना कि माइनिंग, ठीक? अच्छा, अब आ जाइए अपने प्रश्न पर। अपना प्रश्न ये था, अच्छा, प्लेसर माइनिंग, दिस इज माइनिंग, हाँ, माइनिंग ऑपरेशन है। तो माइनिंग ऑपरेशन हम पत्थरों के लिए नहीं इस्तेमाल करते हैं, ठीक? फर्टिलाइजेशन का मतलब उर्वरकता बढ़ाना, और बिल्डिंग का मतलब तो समझते ही है, हाँ। तो ये जो जवाब दे रखे हैं, ऐसे दे रखे हैं, आप यहां से जवाब ले सकते हैं। साहब, अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्रश्न है 84 नंबर, क्वेश्चन नंबर 84। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच मेजरली कंट्रीब्यूट टू द अल्टीमेट एंड फाइनल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। अब इस प्रश्न पर मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कौन देता है। यू ऑल नो दैट कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए जो जिम्मेदार है, हाँ, फॉर अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो जिम्मेदार है, देखो भैया, 3 कंपाउंड इधर देखो। पहला कंपाउंड C3A, इसको आप क्या बोलते हैं? सेलाइट, या इसी का नाम है एल्यूमिनाइट, यानी थ्राइस CaO, Al2
O3, दिस इज अ नेम, हाँ Al2O3। आप इसे टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट भी बोल सकते हैं, सॉरी टेट्रा कह रहा हूं, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। क्या नाम दे सकते हैं? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बोल सकते हैं। ये तो रही इसकी बेसिक जानकारी। कितना परसेंट होता है? 8 से 12% होता है। कितनी देर में बनता है? 24 आवर्स में बनता है। आपको पता है ना? अच्छा साहब, ये हिसाब किताब इनका है। सीमेंट में बनने वाला सबसे पहला कंपाउंड यही है, ठीक। अच्छा, काम क्या है? इनिशियल सेटिंग, इनिशियल सेटिंग, फ्लैश सेटिंग, कुछ लोग इसे फॉल्स सेटिंग भी कहते हैं। और फॉल्स सेटिंग या फ्लैश सेटिंग का मतलब मैंने आपको बता रखा है। और सल्फेट अटैक के लिए जिम्मेदार है, सल्फेट अटैक के लिए जिम्मेदार। प्रतिरोधक क्षमता नहीं बढ़ाता भाई, हाँ, ये अटैक के लिए जिम्मेदार है। जब इसकी प्रतिशत मात्रा कम कर देंगे तो सल्फेट अटैक कम होना शुरू हो जाता है। ये पिछले लेक्चर में मैं पूरा पढ़ा चुका हूं, तो आप लोग एक बार उस लेक्चर नंबर 2 को रेफर जरूर कीजिएगा, वहां पर मैंने एकदम पूरी डिटेल्ड में एनालिसिस बता रखी है, ठीक। अच्छा, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, C4AF, दूसरा C4AF, इसे फेलाइट कहते हैं हम, या इसका नाम है 4 टाइम्स CO Al2O3 Fe2O3, या आप इसका नाम और रख सकते हैं टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट, ठीक, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट। नाउ आप इसका जो हिसाब किताब रख सकते हैं, परसेंटेज की बात कर लो। परसेंटेज कितना होता है? 6 से 10% होता है। कितनी देर में बनता है? ये भी पानी मिलाने के 24 आवर में बन जाता है। और इसका रेट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज्यादा है, हाँ, सबसे पहले यही सेट और हार्ड हो जाता है। बनता भले C3 है, लेकिन सबसे पहले सेट और हार्ड यही होता है। काहे के लिए जिम्मेदार है? तो फ्लैश सेट, फ्लैश सेट के लिए जिम्मेदार आफ्टर C3A, C3A के बाद ये फ्लैश सेटिंग के लिए जिम्मेदार है, बाकी और इसका कुछ महत्वपूर्ण कार्य नहीं है, ठीक। नेक्स्ट, अगला कंपाउंड C3S, तीसरा, मैं तेजी से बताता हुआ चल रहा हूं भाई। C3S, इसका नाम है एलाइट, या इसी को आप लोग क्या नाम देते हैं साहब? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, यानी TriCaO SiO2, ठीक। अच्छा, इनकी बात करो, इनके नाम हो गए, काम हो गया। अब बात करो साहब परसेंटेज क्वांटिटी, तो 30 से 50% बताया था मैंने आपको। नेक्स्ट बात करो, काम क्या है? इनिशियल स्ट्रेंथ, इनिशियल स्ट्रेंथ मतलब 28 दिन के पहले जितनी सामर्थ्य आती है उसे इनिशियल स्ट्रेंथ ही कहते हैं। नेक्स्ट बात करो सॉल्युबिलिटी, इन वाटर, पानी में विलेयता के लिए भी जिम्मेदार यही है, ठीक। तो इतनी बात इसकी याद रखो। अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए बात करनी हो, द लास्ट वन, दिस इज फोर्थ कंपाउंड C2S, दिस इज द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। नाम क्या है? डाई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, हाँ, ट्वाइस CaO SiO2, ठीक। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, साहब ये तो है, इसका नाम क्या है? इसका नाम बेलाइट है। क्या नाम है? बेलाइट। ली चैटलियर और टॉर्नेबॉम ने ये नाम दिया था। कितना बनता है? अच्छा, इसमें एक चीज तो बताया नहीं कि कितने दिन में बन जाता है, तो इसका मेजर हिस्सा 7 डेज में बन जाता है। याद रखिएगा, किसका? C3S का। C2S का कहां तक बनता है? मेजर हिस्सा बनने में कितना लग जाता है? हाँ, 1 ईयर, अप्रॉक्स 1 साल तक में इसका अधिकतर हिस्सा बन जाता है। नेक्स्ट बात करो साहब, परसेंटेज 25 से 40%, 25 से 40%। काम क्या है? तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ,
या इसी को प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ या फाइनल स्ट्रेंथ या आप लेटर एज स्ट्रेंथ कहते हैं, तो ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए जिम्मेदार है। 28 दिन के बाद जो स्ट्रेंथ आती है उसी को कह रहे हैं यार, ठीक। अच्छा, और केमिकल अटैक के प्रति केमिकल रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जिम्मेदार नहीं भैया, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। हाँ, केमिकल रेजिस्टेंस देता है, इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, मतलब केमिकल अटैक को रोकेगा। बात समझ गए? तो ये एक बेसिक जानकारी थी जो मैंने आपको दे दी। इस लेक्चर को अगर और डिटेल में देखना हो तो ना, लेक्चर नंबर 2 जो अपने इस सीरीज का शुरू हुआ था 2023 वाला पेपर जो राज इंस्ट्रक्टर वाला है ना, उसमें आप लोग इसे और डिटेल्ड में पढ़ सकते हैं, जहां मैंने सारी बात की और आप लोग को एक नया बढ़िया फार्मूला सिखाया वहां कि एबीसी फ्रॉड आदमी है, उससे आप सारी कहानी याद रखेंगे, ठीक। और आपको पता चल जाएगा कि ली चैटलियर ने आखिर नाम एलाइट बलाइट सलाइट सलाइट क्यों दिया। तो ये सारी कहानी का सारांश वहां से आप ले सकते हैं। अब आइए अपने प्रश्न पर। अपना प्रश्न ये है, हमसे क्या कहा, अल्टीमेट या अंतिम स्ट्रेंथ के लिए, फाइनल स्ट्रेंथ के लिए कौन जिम्मेदार है? दैट्स द C2S, C2S डाई कैल्शियम सिलिकेट, दिस इज C2S, ठीक। इसी को बेलाइट भी लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? बेलाइट कहते हैं, बेलाइट, है जी। चलिए, तो ये जवाब अपना है। ये जिप्सम जो है रिटार्डर है, और बाकियों का काम तो मैंने अभी बता ही दिया आपको। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, आई थिंक आखिरी प्रश्न है अपने इस सीरीज का। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि यही आखिरी प्रश्न है जो आया हुआ है। कह रहा, विच टाइप ऑफ मटेरियल मेनली यूज्ड फॉर मेकिंग इंसुलेटिंग ट्यूब्स, स्विच, ब्लॉक, लैंप, सॉकेट। कह रहे हैं भैया लैंप, सॉकेट, स्विच, इलेक्ट्रिक स्विच वगैरह बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो भैया एक प्रकार की विशेष चीनी मिट्टी जिसे आप कहते हैं, जिसे पोर्सिलिन कहा जाता है। क्या कहते हैं? पोर्सिलिन कहा जाता है, उसी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि कायोलिन और कुछ पदार्थों को, कई अन्य पदार्थों को 1200 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलाकर बनाया जाता है। तो हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि भैया कायोलिन जो है, ये इसका हम प्रयोग करते हैं, जो कि एक सेरामिक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? सेरामिक पदार्थ है। तो पोर्सिलिन इसका सही जवाब होगा। आप ये बता दीजिएगा कि भैया पोर्सिलिन इसका सही जवाब होगा। अच्छा, जो हम क्या बनाते हैं, यूरिनल्स वगैरह बनाते हैं, वाटर क्लोजेट वगैरह बनाते हैं, अर्दनवेयर का बनाते हैं। टेराकोटा एक स्पेशल प्रकार का मृतिका वाला प्रोडक्ट है, इस बारे में भी बातचीत चलेगी। और पॉलिश टेराकोटा, ये थोड़ा इसकी चमक अच्छी होती है। तो कैसे बनाते हैं, ग्लेजिंग वेजिंग कैसे करते हैं, इस सब पर हम बात करेंगे आगे चलकर अगले लेक्चर में। लेकिन यहां तक ये 9 प्रश्न आए थे, जिनका मैंने आपको एक डिटेल्ड सोल्यूशन और डिटेल्ड एनालिसिस दी। आई होप कि आप लोग ये सीरीज समझ पा रहे होंगे, ये सीरीज आप लोग को मजा दे रही होगी, आनंद आ रहा होगा आपको। तो सारा मामला सेट हो जाएगा। बस आप मेरे बताए गए इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते चलिए। UPSSC में आपकी जीत पक्की है, ये हमारा वादा है आपसे। और उस जीत के लिए हमें चाहे जितना पढ़ाना पड़े आपको, हम पढ़ाएंगे, लेकिन आपकी जीत ही हमारा अंतिम लक्ष्य है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल पर, मेरे 8 साल की टीचिंग करियर में, आई एम टीचिंग फ्रॉम लास्ट 2014, नवंबर 2014, स्टार्टिंग माय करियर फ्रॉम KD कैंपस न्यू दिल्ली। आफ्टर देन मैंने इंडिया के टॉप लीडिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया, और कुछ साल मैंने अपने खुद के इंस्टीट्यूट पर भी काम किया, जिसे आप उमंग टेक्निकल एकेडमी के नाम से जानते हैं। हाँ, जिसे हम लोग ने लॉकडाउन के बाद जो है बंद करने का प्रावधान किया। लेकिन याद रखिए कि उमंग टेक्निकल एकेडमी ने ही सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ सिलेक्शन 2016 और 18 के रिजल्ट में दिए। और इसका श्रेय अकेले मुझे नहीं जाता, हमारी टीम को भी जाता है। हमारी टीम में एक और दमदार टीचर थे जिनका मैं फैन हूँ, ठीक है। तो चलिए, इसके साथ ही हम लोग जो है आज इस लेक्चर सीरीज में यहीं तक बात करते हैं। धन्यवाद। 2018 के पेपर में बिल्डिंग मटेरियल के पोर्शन से जितने प्रश्न आए थे, हमने सारे के सारे आपको आज सॉल्व करा दिए। आई होप कि आपको ये लेक्चर सीरीज समझ में आई होगी, आप इसे सपोर्ट करेंगे और अधिकतम लोगों तक इसे पहुंचाएंगे, ताकि मेरी जो मुहिम है वो आप लोग उसको बेस्ट तरीके से समझ पाए और आगे चलकर जो एक अपकमिंग बेस्ट कंटेंट है उसका हिस्सा बन पाए। चलिए, धन्यवाद।